नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हरीश राणावत आप लोगों की ज्योग्राफी की इस क्लास के अंतर्गत दोबारा एक बार पुनः फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग 12वीं 12th आर्ट्स के अंतर्गत ज्योग्राफी की क्लासों को रिकॉर्ड करना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। आप लोग इनको दो बार सुनोगे, उसमें आप लोगों को पूरा लेसन याद हो जाएगा। लेसन नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग। ये चैप्टर नंबर 2 या दूसरा पार्ट कोई तकनीकी इश्यू आ जाने के कारण हम क्लास को एक साथ नहीं कर सके। बाकी आने वाले समय में प्रत्येक लेसन आप लोगों को एकदम कंप्लीट पूरा मिलेगा, चाहे घंटा 1 हो, चाहे घंटा 1.5 हो, चाहे घंटे 2 हो। उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि अध्याय 1 के अंतर्गत ये भाग 2 होगा। ये यहाँ से हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट था कि हम जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में पढ़ रहे थे कि 2 समय अंतरालों के बीच में होने वाला जनसंख्या का परिवर्तन जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाता है। इसके अंतर्गत ये देखा था कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत भी होने वाला जनसंख्या का परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। भारत की दशकीय वृद्धि दर 10 साल के अंतर्गत, यानी कि भारत की दशकीय वृद्धि दर, बात करते हैं 2001 की जनगणना और बात करते हैं 2011 की जनगणना, अर्थात दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64% मानी जा सकती थी और भारत की वार्षिक जो वृद्धि दर है वो 1.64% मानी जाती है। यदि वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर यदि बात की जाए तो इसी वार्षिक वृद्धि दर के आधार को मानते हुए यदि इतना ही समय और भी लगा दिया जाए तो भारत की आबादी लगभग दुगनी हो सकती है। दशकीय वृद्धि दर को हम सूत्र में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि जी बराबर P2 माइनस P1 बटा P1 इंटू 100, अर्थात यहाँ P1 का तात्पर्य आधार वर्ष से लिया जा सकता है, P1 का तात्पर्य आधार वर्ष से लिया जा सकता है और P2 का जो तात्पर्य है वो वर्तमान वर्ष से लिया जा सकता है। यह दशकीय वृद्धि दर का सूत्र माना जा सकता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर है उस जनसंख्या की वृद्धि दर को हम 4 स्टेप में समझ सकते हैं, अर्थात आप लोगों की किताब में वो 4 परावस्थाओं के नाम से जानी जा सकती है। भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर की 4 परावस्थाएं इस प्रकार से हैं। उन परावस्थाओं को हम लोग यहाँ देखेंगे। परावस्थाएं आप लोगों को पूरी याद नहीं करनी है, वही याद करना है आप लोगों को जो वास्तव में उसका सारांश हो सकता है। 4 परावस्थाएं, परावस्था क, परावस्था ख और परावस्था ग, परावस्था घ। यहाँ अलग अलग अपने सुविधा के अनुसार मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब हम परावस्था क की बात करते हैं। परावस्था का जो समय रहेगा ये 1901 से लेकर 1921 के बीच में रहेगा। ये जनसंख्या वृद्धि दर की वो अवस्था थी, यहाँ जो लिखा हुआ है आप लोग उस पर फोकस करने का प्रयास करें। पूरा लिखा गया है बिल्कुल शॉर्ट में। जनसंख्या वृद्धि दर की ये रुद्र और स्थिर अवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि 1901 से और 1921 के बीच की जो अवस्था थी इसके अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि दर अत्यंत निम्न मानी जा रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कोई साधन नहीं थे। गर्भवती दात्री महिलाएं बच्चा डिलीवरी के अंतर्गत ही उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। कम उम्र में विवाह की निम्न आयु हुआ करते थे। यूँ कहते हैं कि इसी समय के अंतर्गत रुद्र और स्थिर अवस्था थी, अत्यंत निम्न अवस्था मानी जा सकती है। ये 1900 इसी प्रावस्था के अंतर्गत 1901 से लेकर 21 के बीच की जो अवधि है इसे जनसंख्या वृद्धि दर का ऋणात्मक काल माना जा सकता है। ये जनसंख्या वृद्धि दर की ऋणात्मक अवस्था मानी जा सकती है 11 से लेकर 21 के बीच में, क्योंकि इस समय जन्म दर व मृत्यु दर दोनों निम्न नीचे हुआ करते थे, क्योंकि चिकित्सा सेवाओं का कोई इश्यू नहीं था। चिकित्सा सेवाएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, इतनी ज्यादा भी नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों को और शहरी क्षेत्रों को दोनों को उपलब्ध कमी हुआ करती थी, क्योंकि अभी तो भारत 1911 के अंतर तो भारत स्वतंत्र ही नहीं हुआ था। स्वतंत्रता के बाद में भारत में जैसे जैसे 1951 में जब नियोजन का दौर चला, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ, तो आगे चल के चिकित्सा सेवाएं, निम्न साक्षरता, भोजन का जो स्तर था वो भोजन भी काफी मात्रा में महिलाओं को पोषक तत्वों से युक्त नहीं मिला करता था। इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि प्रावस्था जो है ये 1901 से 21 के बीच चलेगी। ये जनसंख्या की रुद्र और स्थिर अवस्था मानी जा सकती है। अत्यंत निम्न अवस्था थी वृद्धि दर की, बिल्कुल कम हो रही थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी। जैसे जन्म लेते थे हम मृत्यु को प्राप्त हो जाया करते थे, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची थी, क्योंकि इस समय चिकित्सा सेवाओं का कोई इश्यू नहीं था। चिकित्सा सेवाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। प्रावस्था क के बाद में ग की बात करते हैं कि 21 से लेकर 51 की जो अवस्था है वो प्रावस्था ख कहलाती है। ये जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिर वृद्धि दर की अवधि कही जा सकती है।
इसमें स्वास्थ्य सेवाएं व शिक्षा तथा पोषण स्तर में धीरे धीरे सुधार होता जा रहा था। बेहतर परिवहन संचार के साधन थे, क्योंकि भारत 1921 और 51 के बीच में स्वतंत्र हो चुका था, क्योंकि भारत 1947 में आजाद हो गया था। आगे देते बेहतर परिवहन और संचार की सुविधाएं 21 और 51 के बीच में थी। इसी बीच में 1920 के अंतर्गत महामंदी का दौर था, और ये वो समय था जो समय मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का दौर माना जा सकता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 39 से लेकर 45 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह भाग तैयार हुआ था। प्रायः गए की यदि बात करें तो 51 से लेकर 81 का दौर चला। जनसंख्या वृद्धि दर की ये विस्फोटक अवधि मानी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या की विस्फोटक अवधि 51 से 81 के बीच में। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर का काल 11 से लेकर 21 के बीच की अवधि मानी जा सकती है। इस समय मृत्यु दर में तीव्र गति से कमी आती जा रही थी, यानी कि घटती जा रही थी, तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वार्षिक वृद्धि दर इस समय 2.2% थी। केंद्रीय नियोजन का दौर था भारत में। 1 अप्रैल 1951 से नियोजन काल प्रारंभ माना जाता है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, और वो योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता जा रहा था। तो ये प्रवासियों का आगमन धीरे धीरे, जैसे बांग्लादेशी है तो भारत में वो आगमन करते जा रहे थे, प्रवास उत्प्रवास की समस्या लगातार भारत में बढ़ती जा रही थी। इसी के बाद में हम बात करते हैं प्रावस्था गय की। तो 1981 से लेकर वर्तमान तक की अवधि की यदि बात की जाए तो इस समय जनसंख्या बढ़ तो रही थी, लेकिन स्थिर अवधि के अंतर्गत इस समय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का ज्ञान हो गया था, परिवार नियोजन के पूरे साधनों का लोगों को ज्ञान था। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर से जो समस्याएं पैदा हो रही थी, उन समस्याओं से भी आम व्यक्ति आगाज हो चुका था। अब जनसंख्या वृद्धि दर को लोगों ने धीमा कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे मंद गति से बढ़ती जा रही थी। ऐसे बात की जाए तो 2025 तक इन प्रावस्थाओं को देखते हुए 2025 तक यदि जनसंख्या की वृद्धि दर ऐसे ही दशक की वृद्धि दर 1764 रही, वार्षिक वृद्धि दर 164 रही, तो आने वाले समय में 2025 के अंतर्गत भारत की आबादी 135 करोड़ को पार कर जाएगी। यदि हाल ही में जनसंख्या की 2021 के आंकड़े हम लोगों के सामने आएंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला देश बन जाएगा। ये जनसंख्या की वृद्धि की प्रावस्थाएं मानी जा सकती है। आगे हम जनसंख्या की वृद्धि दर के अंतर्गत आप लोग अपनी बुक्स को सामने रख के बैठे कि कहाँ से कोई चीज है जो छूट तो नहीं रही है, और उसके अंतर्गत आप लोग ऐसे मिलान भी करते रहिए। आगे देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में यदि क्षेत्रीय भिन्नताएं देखी जाए तो भारत के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय भिन्नताएं देखी जा सकती है। जनसंख्या वृद्धि दर की क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर यदि बात की जाए तो 1901 से लेकर 2001 के दौरान, जैसा कि वृद्धि दर में बात की जा रही थी, इसी दौरान केंद्र और राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर के अंतर्गत सुस्पष्ट तरीके से अंतर देखा जा सकता है। भारत में केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और पुडुचेरी है, गोवा है। इन राज्यों की यदि बात की जाए तो इन राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि दर निम्नतम पाई जा रही थी। बात करते हैं हम केरल की, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, ओडिशा की, पुडुचेरी की, गोवा की। इनमें 20% से कम वृद्धि दर आंकी जा रही है। बोलो कितने प्रतिशत वृद्धि दर? 20% से कम वृद्धि दर आंकी जा रही है। यदि हम और भी आगे बात करें तो देश के अंतर्गत इस पेटी में जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ये वो भारत के राज्य माने जाते हैं जिनके अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि दर 20 से लेकर 25 के बीच में पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर हम बात करें तो भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम भी है और कुछ की ज्यादा भी है। तो जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से भी भारत में जो राज्य है उनमें अंतर पाया जाता है। कुछ भारत के राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है, कुछ भारत के राज्य हैं जो जनसंख्या वृद्धि दर के हिसाब से काफी कम माने जा सकते हैं। यदि हम बात करें 2001 और 11 के दशक के अंतर्गत तो आंध्र प्रदेश में सबसे कम वृद्धि दर 3.5%, महाराष्ट्र में 6-7% गिरावट दर्ज की गई है। तमिलनाडु में जनसंख्या की वृद्धि दर 3.9, पुडुचेरी में 7.1। पिछले दशक के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष माना जा सकता है। आगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ बातें हम आप लोगों को नोट डाउन करके बताएंगे। आप लोग किताब को अपने पास रखिए, आप किताब को अपने पास रखें ताकि देखो आप लोग कोई चीज छूट तो नहीं रही ना। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत में अब हम आगे देखेंगे उसी जनसंख्या वृद्धि दर की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आगे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या चलेगा। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का सबसे महत्वपूर्ण यदि घटक माना जा सकता है तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का सबसे महत्वपूर्ण घटक किशोरों की
वृद्धि को देखा जाता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक यदि कोई माना जाता है तो वो किशोरों की वृद्धि मानी जा सकती है। किशोर जनसंख्या की यदि परिभाषा आप लोगों से पूछी जाएगी तो भारत के अंतर्गत 10 से लेकर 19 वर्ष की अवधि के अंतर्गत जितनी भी जनसंख्या पाई जाती है वो किशोरों की जनसंख्या मानी जा सकती है। भारत के अंतर्गत हम बात करें तो किशोरों की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार यदि बात की जाए तो भारत में कुल 20.9% जो आबादी है वो किशोरों की मानी जाती है, और भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर का सबसे महत्वपूर्ण कारक यदि कोई माना जा सकता है तो वो किशोरों की आबादी है। किशोरों की आबादी भारत में 20.9% किशोर है। इनके अंतर्गत 20.9% किशोरों में से यदि हम बात करें कि 52.7% तो किशोर है, 52.7% तो किशोर है, किशोर यानी कि जो बालक। और हम यदि इसी जनसंख्या के अंतर्गत बात करें 47.3% किशोरियां शामिल है, 47.3% किशोरियां शामिल है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का सबसे महत्वपूर्ण यदि घटक माना जा सकता है तो वो किशोरों की आबादी को माना जा सकता है। किशोरों की वृद्धि दर ही भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जा सकता है। किशोरों की जनसंख्या या किशोर कहते हैं कि 10 से लेकर 19 वर्ष की अवधि के बीच में जो लोग पाए जाते हैं उन लोगों को ही किशोर कहा जा सकता है। भारत में 2011 की आबादी के अनुसार यदि बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या में 20.9% किशोरों की आबादी है। इन किशोरों की आबादी में 52.7% किशोर है और 47.3% किशोरियां मानी जाती है। ये किशोरों की जनसंख्या है। किशोर जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त रहती है भारत में। यदि यूं कहा जाए कि भारत का भविष्य किस पर निर्भर करता है तो युवाओं पर निर्भर करता है, किशोरों पर निर्भर करता है। किशोर जितना ज्यादा विकास करेंगे एक देश के अंतर्गत, जब भारत के पक्ष में देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा विकसित हो सकता है, लेकिन किशोर सब काफी ज्यादा सुभेद भी हो सकते हैं यदि उनको सही राह पे हम लोग नहीं लेके जा पाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भारत के अंतर्गत किशोरों की जनसंख्या यद्यपि उच्च संभावनाओं से युक्त मानी जा सकती है, समझी जा सकती है, यदि समुचित ढंग से इन्हें मार्गदर्शित और निर्देशित नहीं किया जाए तो कुछ जो किशोर है वो काफी सुभेद भी माने जा सकते हैं। अतः किशोरों के संबंध में समाज के सामने अनेक चुनौतियां आ सकती है। किशोरों के सामने भी चुनौतियां हैं, समाज के सामने भी चुनौतियां हैं। सबसे पहले जो चुनौती हो सकती है वो सबसे पहली हो सकती है निम्न विवाह की चुनौती। आप लोग देखते हो कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो 12th के बाद में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते, उससे पहले उनका विवाह कर दिया जाता है। खास करके भारत के अंतर्गत पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। लड़कियों को लेकर जेंडर संवेदनशीलता लोगों के मन में पाई जाती है। यूं कहते हैं कि बेटी को सब कुछ ही मानते हैं लेकिन कहने मात्र से ही मानते हैं। या निम्न विवाह की समस्या, ये किशोरों की पहली समस्या हो सकती है। ये आप लोग प्रत्येक लाइन को डिट्टो ऐसे नोट डाउन करते रहिए, या फिर आप लोगों को ऐसे नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। या निम्न विवाह की समस्या है। आगे हम लोग यदि अगली समस्या की यदि बात करें तो किशोरों के सामने जो समस्या हो सकती है वो निम्न विवाह की समस्या, आयु की निरक्षरता, यानी कि निम्न आयु के बाद में निरक्षरता की समस्या। 12वीं के बाद में लोग अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे पहले उनको ही विवाह कर दिया जाता है। आगे यदि अलग स्त्री निरक्षरता समस्या, ये दूसरी समस्या। तीसरी समस्या स्त्री निरक्षरता, यानी कि भारत में आज भी देखा जाए तो मात्र 52% महिलाएं ही साक्षर है, 52% महिलाएं ही साक्षर है, बल्कि में 76% पुरुष साक्षर माना जा सकता है। ऐसे कहा जा सकता है कि स्त्री निरक्षरता, विद्यालय से वितर छात्र, पोषक तत्वों की कमी, किशोरी माताओं की उच्च मृत्यु दर, HIV एड्स से संक्रमित बीमारियां, शारीरिक मानसिक लोगों में अपंगता, मंदता, औषधीय दुरुपयोग, मदिरा सेवन, किशोरों का उपचार, मदिरा पान करना व अनावश्यक गलत संगति में पड़ जाना, ये किशोरों की प्रमुख समस्याएं मानी जा सकती है। ये किशोरों की समस्या के साथ साथ समाज के सामने भी एक समस्या मानी जा सकती है। यदि हम आगे बात करेंगे तो इन तथ्यों को दृष्टिकोण में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा किशोरों को
उपयुक्त या उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नीतियां बनाई गई है। जैसे कि भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय युवा नीति भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा नीति भारत में किशोरों की समस्याओं के समाधान के लिए 2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा नीति तैयार की गई है। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में बनाई गई थी। भारत में युवाओं के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करने और अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास करने के लिए ये राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई थी। भारत को राष्ट्रों के समूह में उचित स्थान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति 2014-15 बनाई गई है। और राष्ट्रीय युवा नीति 2014-15 के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि भारत के अंतर्गत वो आबादी जिसकी आयु 15 से लेकर 29 वर्ष के बीच में मानी जाती है, भारत में 15 से लेकर 29 वर्ष के बीच की आयु के लोगों को युवा माना जा सकता है। यदि बात की जाए, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास नीति भी बनाई थी। 2015 के अंतर्गत भारत सरकार ने कौशल विकास नीति का गठन किया था। और ये कौशल विकास नीति का जो गठन किया था, इसका उद्देश्य भी था लोगों को कौशल के अंतर्गत परिपूर्ण बनाना या लोगों को नए नए रोजगार उपलब्ध करवाना। इसी के दृष्टिकोण से आप लोग ये भी जान सकते हो कि भारत सरकार ने 2015 में उद्यमिता के विकास के लिए ये नीति का विकास किया था। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो हम लोगों का चलेगा वो जनसंख्या संगठन चलेगा। जनसंख्या संगठन स्क्रीनशॉट लीजिए। हम जनसंख्या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि जनसंख्या संगठन के अंदर क्या क्या पढ़ा जाएगा। आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जो जनसंख्या संगठन का अध्ययन किया जाएगा, ये जनसंख्या संगठन का अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। और जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि ये जनसंख्या भूगोल स्वयं मानव भूगोल की एक शाखा है। इसके अंतर्गत मूल रूप से जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही हम लोग जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं, आयु का अध्ययन, लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान का विश्लेषण, जातीय लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, विवाह की स्थिति और साक्षरता, शिक्षा आदि के आधार पर हम लोग जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन जनसंख्या संगठन के अंतर्गत करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। वो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है? जातीय लक्षण हो सकता है, जनजातियां हो सकती है, भाषा, धर्म, विवाह की स्थिति, धर्म, शिक्षा आदि के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम आगे जो देखने वाले हैं वो देखेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। यदि ग्रामीण नगरीय संगठन के अंतर्गत बात की जाए तो 2011 की आबादी के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 68.8% थी और नगरीय जो आबादी थी 39.16% थी। भारत में सबसे ज्यादा नगरीय आबादी यदि कई इन्हीं राज्यों में पाई जाती है तो बहुत डिट्टो क्वेश्चन है कि गोवा और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नगरीय आबादी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार और सिक्किम राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी पाई जाती है। भारत के अंतर्गत यदि बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 6,40,868 गांव माने जाते हैं। आबाद गांव की यदि बात की जाए तो 5,97,608 गांव आबाद है, बाकी बसे हुए गांव नहीं है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत यदि बात की जाए तो भारत में जो गांव है, गांव का वितरण है वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। भारत में कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी ज्यादा पाई जाती है, भारत में कुछ गांव हैं जिनकी आबादी कम पाई जाती है। बात करते हैं हम भारत के अंतर्गत दक्षिणी भारत के राज्यों की, तो दक्षिणी भारत के राज्यों के अंतर्गत जो गांव पाए जाते हैं उन गांवों की आबादी 17,000 के ज्यादा पार पाई जाती है। वहां गांव को तालुका कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र और केरल के अंतर्गत गांव की आबादी लगभग 17,000 को पार कर जाती है। यदि बात की जाए कच्छ और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य की, तो यहाँ पर लगभग जो गांव है, गांव की आबादी 200 के बराबर मानी जा सकती है। अर्थात 200 की संख्या वाले क्षेत्रों को हम गांव कह सकते हैं। दादरा और नगर हवेली के बीच में बात की जाए तो यहाँ पर 53.38% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या मानी जा सकती है। यदि इन्हीं को हम मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं तो लगभग भारत में केंद्र शासित प्रदेश और नगरीय जनसंख्या काफी बढ़त है। सामाजिक आर्थिक दशाओं के नगरीकरण विकास और नगरीकरण के प्रवास में वृद्धि को इंगित करता है। उत्तरी भारत के मैदानों में सड़क जनसंख्या और सड़कों का घनत्व है, रेल मार्गों से सटा हुआ क्षेत्र है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, कानपुर, लुधियाना, जालंधर और नगरीय
क्षेत्रों के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत अंतर देखा जा सकता है। अब हम भारत का भाषाई संगठन देखेंगे। बोलो क्या देखेंगे? भाषाई संगठन। ये अगला टॉपिक होगा हम लोगों का इसी बुक्स के अंतर्गत लेसन नंबर 1 में। स्क्रीनशॉट लीजिए।